Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about methods of identification, education and treatment of problematic children. पहले की वीडियो में हमने जाना कि समस्यात्मक बालक कौन होते हैं, उनको किन भागों में बांटा गया है या उनके क्या क्या प्रकार बताए गए हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में जाना। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि समस्यात्मक बालकों की पहचान हेतु कौन कौन सी विधियां होती हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए कौन कौन से उपचार किए जाते हैं और ऐसे बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। हम सभी पहले यह जान चुके हैं कि कोई भी बालक जो दूसरों के लिए समस्या पैदा करता है वह समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में आता है। इनके व्यवहार में जटिलता देखने को मिलती है और ये लंबे समय तक अनुचित व्यवहार को करते रहते हैं। समस्यात्मक बालकों के व्यवहार को जानने के लिए हम निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहली आती है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिक और निपुण और प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा ही किया जाता है। निरीक्षण विधि को दो प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है। सबसे पहले इस विधि में बालक के साथ रहकर उसके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है और समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। दूसरी विधि में समस्यात्मक बालक के व्यवहार का निरीक्षण दूर से रहकर किया जाता है, यानी कि बालक को इस बात का पता नहीं चलता है कि उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है। इस प्रकार निरीक्षण विधि के द्वारा हम समस्यात्मक बालकों के व्यवहार को जानकर उनकी समस्याओं का पता लगाकर उनका समाधान ढूंढते हैं। दूसरी जो विधि आती है वह है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि के द्वारा भी हम समस्यात्मक बालक की पहचान कर सकते हैं। साक्षात्कार लेने वाला जो व्यक्ति होता है वो अनुभवी और प्रशिक्षित होना चाहिए या फिर कोई मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। अगर कोई बालक अपने आप में हीन भावना का शिकार है तो साक्षात्कार के द्वारा उसके कारणों का पता लगाया जा सकता है। साक्षात्कार भी दो प्रकार से किया जाता है। पहली विधि में प्रश्नों को तैयार करके क्रमबद्ध ढंग से प्रश्न पूछे जाते हैं और जवाबों के आधार पर उनकी समस्या का पता लगाया जाता है। दूसरी विधि में जो प्रश्न होते हैं वो क्रमबद्ध रूप से नहीं होते हैं और ना ही उनका कोई निश्चित स्वरूप होता है, यानी कि आवश्यकता अनुसार प्रश्नकर्ता उनको परिवर्तित कर देता है। जो साक्षात्कार विधि है उसमें दो प्रकार से प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। पहले प्रकार के प्रश्नों में जो प्रश्न दिए होते हैं उनके उत्तर देने के लिए बालक के सामने कुछ विकल्प रखे जाते हैं, जैसे हाँ नहीं, सत्य असत्य, ठीक है गलत है आदि। दूसरी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनका जवाब बालक किसी भी प्रकार से दे सकता है। जो दूसरे प्रकार के प्रश्न हैं उनमें बालक अपने तरीके से उत्तर देता है जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तीसरी जो विधि आती है वो है इतिहास विधि। इस विधि के द्वारा हम बालक का जन्म से लेकर अब तक का इतिहास जान लेते हैं। इतिहास जानने के लिए माता पिता की शिक्षा, माता पिता का व्यवसाय, घर की आर्थिक स्थिति, घर का वातावरण कैसा है, परिवार के सदस्यों की संख्या का अध्ययन किया जाता है और इसके अलावा समाज से जुड़े हुए जो भी अन्य सदस्य हैं, मुख्य अध्यापक, अध्यापक और विद्यालय के अन्य कर्मचारियों से बातचीत करके हम बालक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बालक के व्यवहार का अध्ययन करके फिर उसके बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है और निर्णय लिया जाता है कि यह बालक समस्यात्मक बालक है या नहीं है।
इन बालकों के व्यवहार को जानने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं, जिनमें मुनि की समस्या जांच सूची, भाग्या की समस्याएं जांच सूची, सिन्हा एंड सिन्हा की स्कूली छात्रों के लिए समायोजन सूची और मित्तल की समायोजन सूची का प्रयोग समस्यात्मक बालकों के व्यवहार को जानने के लिए किया जाता है। इस प्रकार किसी एक विधि द्वारा ही नहीं, बल्कि इन सभी विधियों द्वारा समस्यात्मक बालकों की पहचान की जानी चाहिए, क्योंकि किसी एक विधि द्वारा बालक के समस्यात्मक होने का पता नहीं चलता है। अब हम आगे देखेंगे कि कल हमने 3 प्रकार के समस्यात्मक बालकों को जाना, चोरी करने वाले बालक, क्रोध करने वाले बालक और झूठ बोलने वाले बालक। तो आज हम जानेंगे कि जो चोरी करने वाले बालक है उनके उपचार किस प्रकार किया जा सकता है और उनके व्यवहार में किस प्रकार परिवर्तन लाया जा सकता है। सबसे पहले ऐसे बालकों में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास किया जाना चाहिए, यानी कि समस्यात्मक बालक या चोरी करने वाले बालकों को यह बताया जाना चाहिए कि बेटा हर चीज़ पाना संभव नहीं है, यानी कि तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण करना पड़ेगा। दूसरी जो बात हमारे सामने आती है वह है कि बालक को उसके माता पिता द्वारा अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। बालक की उसके माता पिता द्वारा अवहेलना नहीं की जानी चाहिए, यानी कि बच्चे की सभी बातों को सुनना चाहिए, उसकी किसी भी बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, यानी कि बालक की जो सही आवश्यकता है उसे जानकर हमें पूरा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, बालक पर कभी भी चोरी का दोष नहीं लगाना चाहिए, यानी कि हमें यदि बच्चे ने चोरी की भी है, इस बात का पता लगाने के लिए हमें कभी भी उसे डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए कि बच्चे आपने चोरी की है, क्योंकि ऐसा करने पर बच्चे को यह मालूम हो जाता है कि सबको मालूम है कि मैंने चोरी की है, तो वह निडर हो जाता है और आगे चोरी करने लगता है। इसलिए बालक पर कभी भी सीधा आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए कि उसने चोरी की है। उसके व्यवहार का निरीक्षण करके शांत स्वभाव से बालक से स्वयं से चोरी के दोष का पता लगाना चाहिए। बच्चे की आवश्यकताओं का पता लगाकर उसकी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति समय समय पर की जानी चाहिए। हमें बालक को यह शिक्षा दी जानी चाहिए कि दूसरों की वस्तुओं पर वह अधिकार ना जमाए, और यदि वह बालक उस वस्तु को पाना चाहता है तो उसे वह वस्तु, जिस बालक की वह वस्तु है, उससे पूछकर लेना चाहिए। हर माता पिता को यह ध्यान रखना चाहिए कि बालक को विद्यालय जाने पर थोड़ा बहुत खर्चा अवश्य देना चाहिए, क्योंकि जब वे बालक और बालकों को खर्चा करते हुए देखते हैं तो उनको भी पैसों की आवश्यकता महसूस होने लगती है। यदि हम उसे स्वयं से खर्चा नहीं देंगे तो ऐसे बालक में चोरी करने की आदत बढ़ जाएगी। इसलिए बालकों को समझाकर, या आपको लगता है कि आपका बच्चा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, वह पैसों का दुरुपयोग नहीं करेगा, तो उसे थोड़ा बहुत पैसा खर्च करने के लिए जरूर देना चाहिए। हमें बालकों को यह अवश्य बताना चाहिए कि यह कार्य बेटा आपके लिए उचित है और यह कार्य अनुचित है, यानी कि कौन सा कार्य उसके लिए सही है और कौन सा कार्य उसके लिए अनुचित है, इसका अंतर भी बताया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो बालक आते हैं वे हैं झूठ बोलने वाले बालक। हमें झूठ बोलने वाले बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उनमें नैतिक साहस की भावना को जुटाना चाहिए। ऐसे बालक को बताना चाहिए कि यदि बेटा आपने कोई गलत कार्य किया है तो उसे सच्चाई से स्वीकार करना चाहिए, डरकर नहीं,
यानी कि उसमें साहस जुटाकर अपनी बात को बताने का साहस होना चाहिए। जो झूठ बोलने वाले बालक हैं उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना को भी जगाना चाहिए। उनमें ऐसी भावना उत्पन्न कर देनी चाहिए कि झूठ बोलने के कारण वे अपना अपमान सहन ना कर सकें। यानी कि उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि यदि मेरा झूठ सबके सामने आ गया तो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। यदि उसके मन में इस प्रकार की भावना होती है तो वह कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। हमें बालक को सोच विचार कर बोलने की भावना भी उत्पन्न करनी चाहिए। हमें बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि किसी भी बात को वे बनाकर ना बोले, यानी कि उनके मन में जो भी बात आ रही है उसे वे सोच समझकर और सही तरीके से बोले और उसे झूठ बनाकर ना बोले। यदि कोई बालक झूठ बोलता है तो हमें उसे बात नहीं करनी चाहिए, उसकी अवहेलना करनी चाहिए और उसके किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहिए, यानी कि उसके प्रति हमें उदासीन रहना चाहिए और अप्रत्यक्ष रूप से उसे दंड देना चाहिए। यानी कि यदि किसी बालक ने झूठ बोला है तो उसे डांटना मारना नहीं चाहिए, बल्कि उसे इनडायरेक्ट वे में उससे बोलना बंद कर देना चाहिए, ताकि उसे लगे कि मैंने जो व्यवहार किया है वह गलत है। यदि उसे ऐसा फील होगा कि मेरे गलत कार्य करने से मेरे माता पिता मुझसे बोलना बंद कर देंगे तो वह उस गलत व्यवहार को करने से बचेगा। हमें बालकों को एक अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए, उसे एक अच्छी संगति प्रदान की जानी चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की संगति कैसी है और उसके व्यवहार का निरंतर अवलोकन करना चाहिए। जो बालक सच बोलते हैं हमें उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि हर समय सच बोलने का तो कोई फायदा ही नहीं होता है। नेक्स्ट प्रकार के जो बालक आते हैं वो हैं क्रोध करने वाले बालक। जो क्रोध करने वाले बालक हैं हमें उनको स्वयं पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की शिक्षा देनी चाहिए। और जब उन्हें क्रोध आता है तो उनके क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए हमें उन्हें उपाय सुझाने चाहिए। यानी कि उन्हें क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए सही तरीके बताए जाने चाहिए। जो क्रोधी स्वभाव वाले बालक हैं उनको जब क्रोध आता है तो उनके क्रोध को हमें शांति से और प्यार से समझाकर दूर करना चाहिए। ऐसे बालकों में ईर्ष्या की भावना होती है। इस ईर्ष्या की भावना को खत्म करके हमें उनके अंदर सहयोग की भावना को बदलने का प्रयास करना चाहिए। यदि बालक के द्वारा किसी प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है या फिर उसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो हमें उसमें बिना बात के किसी भी प्रकार का दोष नहीं निकालना चाहिए। यदि किसी बालक में कोई बीमारी होती है या फिर वह किसी रोग से ग्रस्त होता है तो ऐसे बालक चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमें उनकी बीमारी को पूरी तरह से दूर करने का प्रयास करना चाहिए और जो क्रोध आने वाली बात है उससे उनका ध्यान हटा देना चाहिए। इस प्रकार इन बातों का ध्यान में रखते हुए हम बालक के समस्यात्मक बनने और समस्यात्मक व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। एक तरह से इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि समस्यात्मक बालकों को उनके समस्यात्मक व्यवहार के लिए हमें प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, उन्हें दंड भी नहीं देना चाहिए, बल्कि मनोवैज्ञानिक ढंग से उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ऐसे बालकों के प्रति माता पिता और अध्यापक हैं उनको अपने उत्तरदायित्वों को समझकर उन्हें उपयुक्त वातावरण और उपयुक्त सुविधा प्रदान
करनी चाहिए। उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। इन बालकों को शिक्षा देते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए और कुछ शैक्षिक रणनीतियाँ अपनानी चाहिए। बालक को उसकी बौद्धिक क्षमता के अनुरूप यानी कि उसके IQ लेवल के अनुसार शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बालकों को उचित शैक्षिक समायोजन करने के लिए उन्हें रुचिकर, कुछ प्रेरणादायक, कुछ सरल और आनंदप्रद शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। समस्यात्मक बालकों को कुछ पाठ्यांतर क्रियाओं के द्वारा, जैसे पिकनिक में ले जाकर, भ्रमण करवाकर, स्काउटिंग, खेलकूद, नाटक के द्वारा, संगीत के द्वारा या प्रतियोगिताओं के द्वारा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और उनके समस्यात्मक व्यवहार पर रोक लगाई जानी चाहिए। बालकों को समय समय पर उनकी रुचियों को प्रदर्शित करने के अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए। बालकों की रुचियों को यदि विकसित किया जाता है तो उनके समस्यात्मक व्यवहार में कमी आती है। जो समस्यात्मक बालक हैं उनको मनोविनोद के लिए या उनका मनोरंजन करने के लिए उपयुक्त और उचित अवसर देने चाहिए। इसके लिए उन्हें अच्छे खेल की, शिक्षा संबंधी फिल्में दिखानी चाहिए। ड्रामा और संगीत के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और ऐसे ड्रामा और ऐसे नाटक किए जाने चाहिए जिनमें मॉरलिटी हो। शिक्षकों को चाहिए कि वे समस्यात्मक बालकों के साथ आदर्शपूर्ण व्यवहार करें और उन्हें भी आदर्शपूर्ण व्यवहार करने की प्रेरणा प्रदान करें। जो समस्यात्मक बालक हैं उनमें जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनका दमन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि शिक्षकों द्वारा उनका शमन या परिशोधन किया जाना चाहिए। विद्यालय में बालकों को शैक्षिक, व्यक्तिक और व्यावसायिक निर्देशन देकर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ साथ बालकों को नैतिक शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें विभिन्न प्रकार के नैतिक गुणों की शिक्षा दी जानी चाहिए। बालकों में आत्म अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए उन्हें उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपे जाने चाहिए। माता पिता को और जो अध्यापक हैं उनको ऐसे बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए। जो समस्यात्मक बालक हैं उनको इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि वे दूसरे बालक या दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करें। बालकों द्वारा यदि कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए पुनर्बलन और पुरस्कार प्रदान किए जाने चाहिए। बालकों को यह बताया जाना चाहिए कि उनके लिए कौन सा कार्य करना उचित है और कौन सा कार्य अनुचित है, यानी कि उचित और अनुचित कार्यों में अंतर को बताया जाना चाहिए। इसके अलावा इन बालकों को अच्छे स्वास्थ्य की विशेषताएं बतानी चाहिए तथा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। समस्यात्मक बालकों को उनकी समस्याओं से उभारने के लिए उनके माता पिता द्वारा, अध्यापकों द्वारा, समाज के द्वारा उनके प्रति प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। उनके लिए सहयोग दिया जाना चाहिए। उनके व्यवहार में जो जटिलता आई हुई है उसको समाप्त करने का निरंतर प्रयास किया जाना चाहिए।